हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और दोस्तों, फिलहाल हाल ही में आपने देखा होगा 12th का रिजल्ट लगाया और 12th के हमारे क्लास का टॉपर ऑफ द बैच, आप देख सकते हो नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋषिकेश विलास मानकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नीचे देख सकते हो, ही गॉट 5th रैंक इन 12th अकाउंट्स इन महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में 5th रैंक के अकाउंट्स में 96% स्कोर आया है, इकोनॉमिक्स में 92%, एसपी सब्जेक्ट में 92% और ओसीएम में 85% स्कोर आया है। 4 सब्जेक्ट के क्लासेस उन्होंने केकेसीए में ज्वाइन किए थे और ओवरऑल उनका जो टोटल परसेंटेज कितना है आपके 87.83 और इस परसेंटेज के साथ चांदवड़ के कॉलेज में ही सिक्योर्ड 2nd रैंक इन होल कॉलेज। ओके, सो डेफिनेटली प्राउड टू बी अ टीचर ऑफ सच अ स्टूडेंट। तो डेफिनेटली हमारे क्लास का, कोचिंग क्लासेस का एक डायमंड। और स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह के बारे में जो कुछ मिसकंसेप्शन, इसलिए अगले कुछ देर हम ऋषिकेश के साथ बात करेंगे और जानना चाहेंगे एग्जैक्टली उन्होंने कैसे अचीव किया। सो ऋषिकेश, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट्स, प्रैक्टिकल है इसलिए अकाउंट्स ज़्यादा फेवरेट है। ओके, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, अकाउंट्स फेवरेट होने का मेन रीजन क्या है? बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अकाउंट्स ज़्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि अकाउंट्स में हमको हर बार नॉलेज लगाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा, वहाँ जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, जो है बुक में वही करना होता है, पर अकाउंट्स में वैसा नहीं होता। हर बार नई सिचुएशन आती है, उसका नया आंसर आता है, उससे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, इसलिए अकाउंट्स ज़्यादा फेवरेट है। वेरी नाइस। सो एक पॉइंट इसमें से मुझे भी ऐड करना चाहूँगा मैं, जो उन्होंने बताया, नया कुछ सीखने मिलता है इसलिए अकाउंट्स पसंद है। सो बच्चों, अगर आप नया कुछ सीखना चाहते हो जो 10th तक नहीं सीखा था, तो डेफिनेटली उसके लिए अकाउंट्स मतलब कॉमर्स सीखना बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको 10th में कितने परसेंटेज थे? सर 10th में 91%। 10th में 91%। ओके, 91% मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, भाई आपने साइंस क्यों नहीं लिया, कॉमर्स में क्यों आ गए? साइंस में एडमिशन का सोचा था पहले कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा 8th स्टैंडर्ड से फिक्स था कि मेरे को सीए करना है। साइंस समझने के लिए मेरे को थोड़ा हार्ड जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो मेरे को पहले से ही नहीं समझता है, इसलिए कॉमर्स सही था कि कॉमर्स में जो सीखने को मिलेगा वो प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। साइंस में ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, मेरे को मनी से रिलेटेड सीखने में ज़्यादा मजा आता है, इसलिए कॉमर्स पहले से ही फिक्स था। क्या बात है, वेरी नाइस। बच्चों, बहुत कम बच्चों के केस में ऐसा होता है कि 8th स्टैंडर्ड से उसने सोच के रखा था दैट ही वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम तो भाई अब 10वीं 12वीं हो गए, ग्रेजुएशन हो गए, तो सोचते रहते आगे क्या करना है देख लेंगे, एंड ही डिटरमाइन फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जितने जल्दी आप सोच लेते हो ना, उतने जल्दी आप कदम उठाते हो। ओके, और टीना दाबी, एक एग्जांपल कोट करूंगा मैं इसमें, टीना दाबी जिन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 था उनका, शी वाज फर्स्ट इन ऑल इंडिया, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 22 या 23 एज में यूपीएससी क्रैक किया एंड शी वाज फर्स्ट। और उसका वन ऑफ द रीजन ये था कि उन्होंने 7th स्टैंडर्ड से सोच के रखा था दैट शी वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम। ओके, तो बहुत अच्छी बात, आप तो डेफिनेटली सीए क्रैक करोगे, एक्सपेक्ट करते। तो आपका जो स्कूलिंग हुआ 10th के पहले, तो वो इंग्लिश मीडियम था, सीबीएसई था, कैसा था? सर 5th स्टैंडर्ड तक मेरा इंग्लिश मीडियम था, उसके बाद सेमी मीडियम था। सेमी, तो स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई वगैरह? स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड से। तो स्टेट बोर्ड वालों, डरने की कोई बात नहीं है, बस वो इंग्लिश जिनको फटफट बोलते आता है वही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन से विलेज या मतलब 10th आपका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? हमारा स्कूलिंग कलवन में हुआ। कलवन, Yes, ओके, पूरा 10th तक का। कलवन तालुका जो नासिक से आई थिंक 75 किलोमीटर के आसपास है, वनी के आगे। और वहाँ पे जो एजुकेशन है वो इधर मराठी मीडियम या सेमी इंग्लिश, जैसे उन्होंने बताया सेमी इंग्लिश में उनका पूरा स्कूलिंग हुआ है। और सेमी इंग्लिश का बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि हम तो मराठी में थे, सेमी में थे, तो इंग्लिश में कैसे शिफ्ट हो जाए। तो आपने 11th से इंग्लिश में शिफ्ट हुए आप? 11th कॉमर्स स्टैंडर्ड से मैं सेमी में शिफ्ट हुआ, उसके बाद 11th से इंग्लिश में। 11th से इंग्लिश में। इंग्लिश में आने के लिए बहुत डर जो मन में भरा रखा है, फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश में आना है तो डर लगता है, सर हम कैसे इंग्लिश में आ जाए, हम तो मराठी में थे। कभी ना कभी तो आना ही है, तो 11th में आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और 11th में जैसे इन्होंने स्कूलिंग पूरा कलवन में किया, कॉलेज भी कलवन में अवेलेबल है। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू कलवन सिटी, कलवन गांव, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहां पे 11th 12th भी अवेलेबल है, ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है। बट ये होने के बावजूद कलवन छोड़ा, उसका वन ऑफ द रीजन इज इंग्लिश मीडियम में कॉमर्स करना था। ठीक है, तो ये इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो आप आपके जूनियर्स को, अभी तो आप सीनियर बन गए, अभी 12th क्लियर कर लिया, सीनियर्स को जूनियर्स को क्या सजेशन करोगे आप? 12th का स्टडी के लिए क्या करना चाहिए उन्होंने?
ट्वेल्थ का स्टडी करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि पेपर आया तब स्टडी किया। तो उस समय में क्या होता है, अगर हमने बाद में स्टडी किया, जब पेपर आया तब तो प्रेशर आता है, डर लगता है होगा नहीं होगा। फिर जब स्टार्टिंग से किया तो बाद में डर नहीं लगता है। पेपर के कुछ दिन पहले आपने बिल्कुल स्टडी नहीं किया तो भी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो इसके से प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सबसे मेन चीज़ जो है स्टार्टिंग से करो, और जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करो, रट्टा मत मारो कभी भी। ये क्यों है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, इससे पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और भूलोगे नहीं कभी। वेरी नाइस। क्योंकि जब परसेंटेज सुने होगे आपने, फिर स्कोर सुना होगा ऋषिकेश का, तो सबसे पहिले मन में ये आता है, ये पडाकू बच्चा आहे, ये बस हा फक्त पुस्तकी किडा आहे, याला पुस्तकाच्या बाहेर दुनिया माहीतच नसेल, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। डेफिनेटली मैं प्राउड से कहूंगा, मैं पहले से जानता हूँ, 11 से हमारे पास ही है ऋषिकेश, तो मैंने देखा है कि वो बुक से बाहर की दुनिया देखना ज्यादा पसंद करता है। सर ये तो ठीक है, कंसेप्ट समझ गया, लेकिन सर ये रियल लाइफ में अप्लाई होता है क्या? अगर होता है तो कैसे होता है? ये क्वेश्चन ऋषिकेश हमेशा पूछा करता था। तो दोस्तों सच में रियल लाइफ का नॉलेज सीखने का फोकस रखो। रिजल्ट इज बाय प्रोडक्ट। आप स्टडी करोगे पहले से तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आना ही है। और 12th बोर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा फियर, बोर्ड एक्झाम म्हणजे खूप मोठं काहीतरी राक्षस आहे, काहीतरी आपल्याला खाऊन जाणार आहे बोर्ड एक्झाम। त्यातल्या त्यात खूप साऱ्या अफवा पण पसरतात, पेपर कसे वगैरे चेक होतात, तर त्याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? जैसे बोर्ड जो है वो बस जब हम बोर्ड में होते तभी वो बड़ा लगता है, जब एक बार 12th क्रैक हो जाए तो बहुत छोटा लगने लगेगा। वो बड़ा बिल्कुल नहीं है। अगर बस डिफरेंस ये आता है कि जो स्टूडेंट है वो लास्ट में स्टडी करते हैं इसलिए उनको बड़ा लगता है। स्टार्टिंग से करेगा तो जस्ट नॉर्मल लगेगा, जैसे 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड सेम वैसा लगता है। बस स्टार्टिंग से स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग से किया इसलिए मेरे को डर बिल्कुल नहीं था 12th का। ओके, बहुत सारे बच्चों का सवाल। सर ऋषिकेश भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे? बहुत सारे बच्चों के मन में यही आता है कि टॉपर्स कितना पढ़ते हैं, तो सुन लेते हैं टॉपर से ही, कितने घंटे पढ़ते थे? सर एवरेज 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। तो आपका जो स्टडी का टाइमिंग था वो अर्ली मॉर्निंग था, नाइट था, क्या प्रेफर करते थे आप? सर अगर अगले दिन थ्योरी का पेपर है तो मैं अर्ली मॉर्निंग करता था, और अगर प्रैक्टिकल है तो मैं नाइट में करता था, क्योंकि नाइट में जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम करते हैं तब नींद नहीं आती है। ओके। और मैंने सुना है कि जो सुबह का समय होता है वो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए अच्छा होता है, ज़्यादा रिटेन होता है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल के लिए नाइट में करता था और थ्योरी के लिए दिन में करता था। Okay. दोनों शिफ्ट करता था। ओके ओके, तो इन्होंने तो दोनों भी आंसर दे दिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नाइट बेटर है या मॉर्निंग बेटर है। भाई ने तो दोनों बता दिया कि नाइट में जब आपको नींद आती है तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रेफर करो, जिससे आप अलर्ट रहोगे, नींद नहीं आएगी। और फ्रेश टाइम प्रेफर फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। और थ्योरी सब्जेक्ट में कितना भी बड़ा बड़ा आंसर लिखो, मार्क्स ही नहीं मिलते, ऐसा बच्चों का कहना है, मेरा नहीं कहना, बच्चों का कहना है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? नहीं सर, बड़ा जो आंसर है उसमें होता क्या है, बच्चे है ना जो मेन चीज़ है उससे भटक जाते हैं। जब आप मेन चीज़ लिखोगे, जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर, जो मेन जो चेकर है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें ये आंसर होना चाहिए, वो अगर आप लिखोगे तो बड़ा हो छोटा उससे मैटर नहीं करता। पर जो बड़ा होता है वो बड़े क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्ट जो आंसर है, जो मेन कोर है वो पता नहीं होता, इसलिए वो इधर का भी लिख लिया, उधर का भी लिख लिया। ओके। तो बड़ा लिखना ही लिखना ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेन कोर है वो लिखना ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो लिखना ज़्यादा जरूरी है, रादर देन बड़ा। क्या बात है, रादर देन क्वांटिटी फोकस ऑन क्वालिटी। और दोस्तों यही चीज पे केकेसीए भी बरकरार है। केकेसीए सुपर 30 कंसेप्ट हमारे डे 1 से है। सुपर 30 मतलब बैच का साइज मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स। इसका रीजन ये है कि क्योंकि जो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं, सर आपका इनका भविष्य आपके हाथ में है। अगर मैं 100, 150, 200 बच्चे एक साथ में लेकर बैठूं तो डेफिनेटली 200 बच्चों का भविष्य एट ए टाइम बनाना या फिर एट ए टाइम ध्यान देना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो वो तो पैसे छापने का मशीन हो जाएगा अगर मैं एट ए टाइम ऑफलाइन में 200-400 बच्चे लेकर बैठूं तो। लेकिन 30 स्टूडेंट्स तक डेफिनेटली ये पॉसिबल है, हर एक को पर्सनली ध्यान देना। और दूसरी चीज, ऑनलाइन एज्युकेशन जो बहुत बदनाम है, जो बहुत ज्यादा बदनाम है कि ऑनलाइन मध्ये काहीच समझत नहीं, ऑनलाइन में कुछ समझता नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है वगैरह। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपने कैसे क्लासेस कंप्लीट किए? सर ऑनलाइन में ज़्यादा प्रीफर करूंगा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, वहाँ पे जाने का टाइम, आने का टाइम, उसके ट्रैवलिंग में हम थक जाते हैं। ऑनलाइन में वैसा नहीं होता। ऑनलाइन में अगर क्लास हो गया, जैसे कि केकेसीए की बात करूँ, क्लास होने के बाद वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि मान लो कुछ समझा नहीं तो वापस रिकॉर्डिंग जितनी बार चाहे उतनी बार हम देख सकते हैं। वैसे ऑफलाइन में नहीं होता है। ऑफलाइन में बार बार सर के पास जाकर पूछो, अगर सर का दूसरा क्लास रहा तो तब भी प्रॉब्लम आती है। पर ऑनलाइन
में वो प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट लगता है मेरे को। गुड। कि अभी तो 21st सेंचुरी के बच्चे सभी ऐसा पुरानी चीज़ें किसी को पसंद नहीं, किसी को मोबाइल के साथ पढ़ने को बोलोगे तो ज़्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू ऐसे प्रैक्टिकली या वहाँ पे फिजिकली गया तब, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा मेरे को प्रेफर करूँगा मैं हमेशा। ओके, तो ऑनलाइन एजुकेशन देखो बच्चों, ऑनलाइन का बदनाम होने का या ऑनलाइन का नाम खराब होने का रीजन ये है कि देखो हम तो हमारा काम कर रहे हैं, टीचर्स ने फॉर एग्जांपल कंटेंट दे दिया, अभी ऋषिकेश के केस में भी हम बोल सकते हैं हमने लाइव क्लासेस भी लिया, रिकॉर्डिंग भी दे दिया। अब रिकॉर्डिंग देने के बाद वो आप देखोगे या नहीं वो आप पे डिपेंड है। अगर आप देखने की कष्ट ही ना उठाओ तो ऊपर वाला भी आ जाए, रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट तो आपके मेहनत से ही आने वाला है। तो जो चीज मिली उसको पॉजिटिवली लो और ये समझो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, घर बैठे सीखने की अपॉर्चुनिटी है, ये आपके पेरेंट्स को भी नहीं मिली थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को तो इमेजिन भी नहीं किया था उन्होंने कभी। ओके, अगर आप दादाजी को बोलो कि बेटा मोबाईल में देख के पढ़ रहा है तो आज भी वो एडे में निकालेंगे, भाई क्या कर रहा है, असं चालणार नाही, तू क्लासलाच गेला पाहिजे। लेकिन टाइम बदल चुका है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन देखो दोनों का इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह पे है। किसी को मैं नहीं बोलूंगा कि कौन सा बेहतर है, लेकिन अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट रहा तो कोई भी फॉर्मेट हो वो पढ़ेगा, ये बात पक्की है। फॉर्मेट कोई भी हो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ के ही रहेगा। और इवन आप अभी फिलहाल कौन, मतलब आपने 12th वगैरह कंप्लीट किया तो आप कौन से विलेज में रहते हो अभी 10th के बाद? सर उमरा है। उमरा है, मतलब वो तालुका है, क्या है तालुका वगैरह है? गांव है, इंदौरी तालुका में विलेज है। विलेज है। वहां पे इंटरनेट वगैरह होता था अच्छे से? हाँ है, इंटरनेट है, ओके। वाईफाई वगैरह? वाईफाई तो नहीं, वहाँ पे ना टावर है एयरटेल का, तो प्रॉब्लम नहीं आता इंटरनेट को। ओके ओके, तो छोटे से छोटे गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। यस, ओके, तो आपने पोस्ट पेड कार्ड का वगैरह अरेंजमेंट करवाया था। और पीछे मैंने ये भी सुना था, इवन उनके पेरेंट्स ने मुझे ये भी बताया था कि उनके स्टडी के लिए उन्हें कुछ ऑफिस वगैरह आसपास जहाँ पे वाईफाई वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे जाके भी नेटवर्क मिलता है। ओके, अगर ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा लेक्चर देखना है, जो मोबाइल में भी 1.5-2 GB का लिमिटेशन है, तो उन्होंने वो भी स्टेप्स उठाए कि एडिशनल कैसे कर सकते हैं। घर वाला का पूरा इंटरनेट खा गया सबका इंटरनेट अकेला खा गया, बट नतीजा आपके सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूं एजुकेशन के लिए आपको उस चीज को प्रायोरिटी सेट करना इंपॉर्टेंट है। ही डोंट बिलोंग टू रिच फैमिली, एकदम रिच फैमिली से एकदम पुअर फैमिली से ऐसा कुछ नहीं, बट जो फैमिली से बिलोंग करता है, प्राउड टू से कि वो पेरेंट्स भी यहाँ पे अभी मौजूद है, तो डेफिनेटली मुझे कहने में खुशी होगी कि पेरेंट्स ने प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन को दी है। मतलब अगर आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत पुअर है, लेकिन ये बात तो है कि वो आईपैड लेना प्रेफर नहीं करते कि आईपैड खरीद ले इजीली, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी एजुकेशन है, इसलिए उन्होंने वो पॉसिबल किया कि मोबाइल पे लेक्चर नहीं देख पाएंगे, आईपैड लिया। आई थिंक कितने 80,000 का है, राइट? 80,000 का आईपैड लिया, EMI पे लिया। इवन उनके पेरेंट्स ने भी बताया EMI पे लिया है सर, लेकिन बच्चे के पढ़ने के लिए जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है इसमें से कि सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती, सबका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। टीचर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, स्टूडेंट को उसका कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी तो कोई मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। ओके, और मैं पहले से जैसे बताते आया हूं कि आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं हम जहां से हमें अच्छे रिटर्न मिले, तो पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है अपने बेटे में, अब वे वहां से कैसे अच्छे रिटर्न मिलेंगे ये आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप कुछ कंक्लूजन में कहना चाहोगे बच्चों को एंड में क्या फॉलो करे बच्चे? इतना कहूंगा कि स्टडी, सिर्फ दिन भर स्टडी मत करो, स्टडी करो, दूसरी चीजें भी सीखो। उससे क्या होगा कि स्टडी से नफरत नहीं होगी, स्टडी में भी मजा आएगा, दूसरी चीजें भी होंगी, तो उसके वजह से स्टडी भी, दोनों चीजें सीखने को मिलेगी, स्टडी भी और बाहर की चीजें भी। तो स्टडी के साथ दूसरी चीजें मैनेज करना भी ज्यादा जरूरी है। पूरा दिन स्टडी करके बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन कर पाओगे, उसके बाद फिर वो जो स्टडी उससे नफरत चालू हो जाएगी। राइट। अब जैसे कि मैं इसलिए ज़्यादा इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि शुरुआत से स्टडी करो। जब मेरे पेपर आए थे तब मैं स्टडी भी करता था और गेम भी खेलता था, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा माइंड फ्री रहा, मेरे माइंड में कभी टेंशन नहीं आया पेपर का। ओके, इसलिए मैं हमेशा इस बात पे फोकस करूँगा कि शुरुआत से करते रहो, कंसिस्टेंसी ज़्यादा जरूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी वजह से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो लाइफ में। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा भाई ने एक काम किया, दैट इज कंसिस्टेंसी। बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, तो हम वही सोचते हैं, हमेशा सोचते नहीं, हम जलते हैं
हमने सोचना चाहिए कि भाई ने कैसे किया, अगर हमारा सीनियर है तो इसने कैसे किया, हम कैसे करें। हम सोचते नहीं, हम जलते हैं कि भाई ने कुछ तो भी जुगाड़ कर लिया, कॉपी कर ली, कैसे किया होगा। निगेटिविटी सब बाजू में रखो, बस बात यह है कि डे 1 से, और 11-12 के बारे में ये मैं ओवरऑल मैंने ऑब्जर्व किया है, ये बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं कॉमर्स को, क्योंकि पता है कुछ भी करे पास तो हो जाएंगे। अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत पढ़ ले, थोड़ा स्कूल कॉलेज से मार्क्स मिल जाएंगे और पास तो हो ही जाएंगे। पास होने के लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं लगती, कॉलेज से 20% मिलते हैं, मतलब 20 में से तो उनको भी पास करवाना है, 16, 17, 18 तो दे ही देंगे धक्का मार के। आपको करना ही क्या है, 80 में से लाने हैं 20, तो और उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं 20 मार्क के, तो पास हर कोई हो जाएगा। तो वो एंगल से अगर आप सोचते हैं, जो बच्चे निगेटिवली और स्टडी को स्टार्टिंग से सिंसियरली नहीं लेते, तो दिक्कत ये नहीं होती। आप 11-12 तो पास हो जाते हो बच्चों, लेकिन आगे अगर आप हायर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटक जाएगी। अगर आप सिर्फ इस विजन से चल रहे हो, ये जो ट्रॉफी मिली है तो ये सिर्फ रीजन ये नहीं कि इसने 11th और 12th में स्टडी किया और सिर्फ 11th में टॉप करेगा। मुझे पता है ये बच्चा आगे भी टॉप करेगा, और इसका रीजन ये है कि फ्रॉम डे 1 11th का कॉमर्स, जब बच्चे बहुत मजे करते हैं कि भाई 11th के क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस लगाए भी नहीं है, क्लासेस लगाने पे मेरा फोकस है भी नहीं, क्लास मत लगाओ, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आप घर पे, सीधी सी बात बोलता हूँ, घर पे आप सुबह उठ के अगर आप रोज एक्सरसाइज कर सकते हो, मत लगाओ जिम, मत लगाओ योगा, लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हो तो जाना जरूरी है। दैट इज अ सिंपल बेसिक रूल। ये भी अप्लाई होता है स्टडी के केस में भी। अगर आप सेल्फ स्टडी उतना डिसिप्लिन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर सकते इसके लिए कोचिंग क्लासेस है तो आप प्रेफर करना, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। 11th-12th को सीरियसली लेने का बेनिफिट, 12th का परसेंटेज तो ही है, नतीजा सामने है पेन, लेकिन इसका नतीजा डेफिनेटली आज के 4.5-5 साल बाद ये साबित हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, यस आपको इस पे क्या लिखा है वो जस्ट दिखाना चाहूंगा मैं। यस, कैमरे के सामने पकड़ लो, और ये आज भविष्यवाणी जैसा, अरे 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 थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो गया, थोड़ा हाँ, बस सेट करो थोड़ा सा, हाँ करो बस, अरे एकदम स्टैचू हो जाओ, स्टैचू ओके। सो स्टूडेंट्स, उस पे लिखा हुआ है FCA ऋषिकेश मानकर। FCA मतलब ऐसा देखा जाए तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनिंग होता है, बट फिलहाल इसके लिए फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और डेफिनेटली मुझे ये पता है ये फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर एक दिन पूरा होगा, बिकॉज ऑफ द वन स्किल, कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी आप बनाए रखे, आप जहां पे भी जाओगे, जो भी क्लासेस करोगे, जिस भी सिटी में जाओगे, जो भी कॉलेज होगा, एक चीज कंसिस्टेंट है कि आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास बुक्स वही है, आपके लिए एग्जाम सेम है, और CA, CS, CMA ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, बस एक ही चीज को बस वहां पे जगह है, दैट इज टैलेंट। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे जाओगे, टैलेंट नहीं है तो घर पे जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एंट्री और एग्जिट, बीच में लटकने से कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो भविष्यवाणी है, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली ये फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। और अभी तो हमने इंटरव्यू देखा, अभी फोटोग्राफ भी लिया, क्या पता तब ऑटोग्राफ लेंगे डेफिनेटली, और ऋषिकेश को हम मिलेंगे फ्यूचर में। सो स्टूडेंट्स, आप सबकी तरफ से, KKC के टीम्स की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। थैंक यू।